बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपीएसडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस क्लास के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री। आज की ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों आज हम केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ये वीडियो ऑब्जेक्टिव और रिटन दोनों पैटर्न के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बुक और सीरीज़ के बारे में बताने वाला हूं कि आखिरकार कौन सी बुक है जो केमिस्ट्री के लिए ज़्यादा बेटर रहेगी, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो बीएससी सेकंड सेमेस्टर में केमिस्ट्री के लिए कौन सी बुक कौन सी सीरीज़ से आप पढ़ें जिससे आपके एग्ज़ाम में आपको काफ़ी मदद मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ला सकें। चलिए सबसे पहले मैं उस बुक के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों ये सीरीज़ है, आपको जैसे आप मार्केट में इजी नोट्स मिलते थे उसी प्रकार से आपको राजन सीरीज़ करके एक नोट्स मिल जाएगा। सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये राजन सीरीज़ जो है ये दोनों पैटर्न के छात्र छात्राओं के लिए उपलब्ध है। यानी अगर आपका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होना है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होना है, तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी आता है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बहुत ही सरल शब्दावली का प्रयोग करके इस सीरीज़ को तैयार किया गया है, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगा। मैंने इस सीरीज़ को अध्ययन किया है, उसके बाद में मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को इस सीरीज़ के बारे में ज़रूर इन्फॉर्म कर दूं ताकि आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। और राजन सीरीज़ रिटर्न पैटर्न के लिए भी उपलब्ध है, यानी रिटर्न पैटर्न के छात्र छात्राओं के लिए भी ये दी गई है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं मैंने देखा उन प्रश्नों को, वेरी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए मैं इसके कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं आप लोग को दिखाने का प्रयास करूंगा, जिससे आप लोग को समझ में आ जाएगा। दोस्तों आपकी जो सेकंड सेमेस्टर में केमिस्ट्री है वो बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री है, जिसमें जैव कार्बनिक और औषधीय रसायन के नाम से जानते हैं। ये सीरीज़ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगी, सभी जगह पे उपलब्ध है, चाहे आप सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से हों या आप फिर कानपुर यूनिवर्सिटी से हों, आगरा यूनिवर्सिटी से हों या अवध यूनिवर्सिटी से हों, सभी में ये सीरीज़ आपको मिल जाएगी। ये विमल प्रकाशन का सीरीज़ है दोस्तों, ठीक है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपका सिलेबस है, जिसमें बायोकेमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, तो सिलेबस तो आप सबको पता है। मैं सीधे सीधे इसके क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं और मैं आपको क्वेश्चन बताने का प्रयास करता हूं कि देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो ये है रिटर्न पैटर्न की सीरीज़। ये सीरीज़ का जो है पहला टॉपिक है, इसमें दिया गया है, पहला टॉपिक है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो आपका पहला चैप्टर है यूनिट फर्स्ट। तो ये सीरीज़ में दिया गया है, इसमें दिया गया है लॉन्ग आंसर टाइप। सबसे पहले लॉन्ग आंसर टाइप दिया गया है, जिसमें पूछा गया है गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन के बारे में बताइए। फिर आपको दिया गया है, पहले आपको यहाँ पर क्या कर दिया गया कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में बता दिया गया, कार्बोहाइड्रेट होते क्या हैं, फिर आपको इसका क्लासिफिकेशन दे दिया गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये सीरीज़ पूर्णतः हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, ठीक है। जब आप इस सीरीज़ को परचेज करेंगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको ये मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उचित शब्दावली का प्रयोग किया गया है, बहुत ही आसान भाषा में, कम सिलेबस भी है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिया गया है, उन्हीं प्रश्नों को केवल रखा गया है जो आपके एग्ज़ाम में आने हैं। तो ये हो गई रिटर्न पैटर्न के छात्र छात्राओं के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ ऑब्जेक्टिव के लिए कि ऑब्जेक्टिव में आप देख सकते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये है ऑब्जेक्टिव की इकाई फर्स्ट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन को मैं सॉल्व भी कराने वाला हूँ। तो यूनिट फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट का रसायन, यानी केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो प्रश्न दिए गए हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिए गए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप सबके लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिए गए हैं। तो आप लोग इस सीरीज़ को जरूर परचेज कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, आप सभी के एग्जाम में आप सबको मदद देगी, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम इन प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसैकेराइड नहीं है। ऑप्शन ए दिया गया राइबोज, ऑप्शन बी है ग्लाइकोजन, ऑप्शन सी है ग्लैक्टोज और ऑप्शन डी दिया गया फ्रक्टोज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ये ग्लाइकोजन जो है ये मोनोसैकेराइड नहीं है, इसीलिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यही प्रश्न आप देख सकते हैं कि इंग्लिश में भी पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोनोसैकेराइड। ऑप्शन ए दिया गया है राइबोज, ऑप्शन बी है ग्लाइकोजन, ऑप्शन सी है ग्लैक्टोज, ऑप्शन नंबर डी है फ्रक्टोज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ग्लाइकोजन, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे छात्र छात्राएँ जो यूपी बोर्ड से संबंधित हैं वो थोड़ा सा इंग्लिश उनकी वीक होती है, तो उनको दिक्कत होती है समझने में।
हालांकि जो प्रश्न पत्र आता है आपका ऑब्जेक्टिव का वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होता है। तो ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा मदद देगी आपको, क्योंकि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रश्न दिया गया है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न पूछा गया ग्लूकोज की पायरनोज संरचना में उपस्थित है। ऑप्शन ए दिया गया है 6 कार्बन परमाणु की एक विस्तृत श्रृंखला, ऑप्शन बी है 1 सदस्यीय रिंग, ऑप्शन सी है एक 6 सदस्यीय रिंग, और ऑप्शन डी दिया गया है कि एक 7 सदस्यीय रिंग। तो ग्लूकोज की जो पायरनोज संरचना में उपस्थित होता है वो एक 6 सदस्यीय रिंग उपस्थित होती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यही प्रश्न इंग्लिश में पूछा गया आपसे कि इट इज़ द प्रेजेंट इन द पायरनोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ऑप्शन ए है ए ओपन चेन ऑफ 6 कार्बन एटम्स, ऑप्शन बी है ए 5 मेंबर्ड रिंग, और ऑप्शन सी है ए 6 मेंबर्ड रिंग। तो ग्लूकोज के पायरनोज स्ट्रक्चर में एक 6 सदस्यीय यानी कि ए 6 मेंबर रिंग पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा प्रश्न पूछा गया सुक्रोज की फ्रक्टोज इकाई में विद्यमान है। ऑप्शन ए है एक 5 सदस्यीय रिंग, ऑप्शन बी एक 6 सदस्यीय रिंग, ऑप्शन सी है एक विस्तृत श्रृंखला, और डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो सुक्रोज की फ्रक्टोज इकाई में एक 5 सदस्यीय रिंग उपस्थित होती है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो इसमें पूछा जाता है सुक्रोज इज द प्रेजेंट इन द यूनिट ऑफ फ्रक्टोज। ठीक है, तो ए 5 मेंबर रिंग प्रेजेंट इन द यूनिट ऑफ फ्रक्टोज। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपचायक शर्करा नहीं है। अपचायक शर्करा को क्या कहते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इनमें से कौन सा अपचायक शर्करा नहीं है। तो ऑप्शन ए दिया गया ग्लूकोज, ऑप्शन बी है माल्टोज, ऑप्शन सी है सुक्रोज, और ऑप्शन डी गया है लैक्टोज। तो इनमें से जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है वो क्या है, सुक्रोज। सुक्रोज को टेबल शुगर के नाम से भी जानते हैं और इसे कैन शुगर भी कहते हैं, तो इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो यहाँ पर हो जाएगा सुक्रोज। सुक्रोज क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अगर यही माल्टोज, लैक्टोज और ग्लूकोज की बात करें तो ये क्या है, ये रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, पूछा गया है कि लैक्टोज के संगठक इकाई आपस में निम्नलिखित के द्वारा जुड़े होते हैं। ऑप्शन ए दिया गया अल्फा ग्लाइकोसाइड बंध, बी दिया गया है बीटा ग्लाइकोसाइड बंध, ऑप्शन सी दिया गया अल्फा बीटा ग्लूकोसाइड बंध, और ऑप्शन डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो लैक्टोज के संगठन इकाइयाँ जो आपस में जुड़ती हैं वो किसके द्वारा जुड़ती हैं, वो बीटा ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़ती हैं। इसलिए जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द ऑर्गेनाइजेशन यूनिट ऑफ लैक्टोज आर ज्वाइंट टुगेदर बाय द फॉलोइंग, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा, बीटा ग्लूकोसाइड बॉन्ड्स। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहले चैप्टर का जो भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा, पहली यूनिट केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो यहीं से आपके सभी प्रश्न आज क्लियर हो जाएंगे। यहीं से सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, क्योंकि मैंने इस सीरीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से एनालिसिस किया। इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हाल ही में आप देखेंगे जो DDU यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर हुआ है, तो अगर आप इस सीरीज़ को ले लेंगे तो देखेंगे कि सारे के सारे प्रश्न यहीं से बने हुए हैं। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे। पूछा गया है वह कार्बोहाइड्रेट जो मनुष्य के पाचन तंत्र में नहीं पचता है। ऑप्शन नंबर ए है स्टार्च, बी है सेलुलोज, ऑप्शन सी है ग्लाइकोजन, और डी दिया गया ग्लूकोज। तो वह कार्बोहाइड्रेट जो मनुष्य के पाचन तंत्र में नहीं पचता, तो स्टार्च तो पच जाता है, ग्लाइकोजन भी और ग्लूकोज भी। ये सेलुलोज जो है वो मनुष्य के पाचन तंत्र में नहीं पचता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए और वीडियो को सबसे पहले लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर जितने भी छात्र छात्राएं हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे मित्रों। 12 नंबर प्रश्न देखिए, पूछा गया है कार्बोहाइड्रेट डेट नॉट डाइजेस्ट इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो क्या हो जाएगा सेलुलोज जो है वो ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम में क्या होता है, डाइजेस्ट नहीं होता। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए दिया गया है ग्लूकोज NH2OH से क्रिया करके क्या बनाता है, ऑक्जाइम बनाता है।
ऑप्शन बी है ग्लूकोज ब्रोमीन जल द्वारा ऑक्सीकृत होकर ग्लूकोनिक अम्ल बनाता है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी दिया गया है NaHSO3 के साथ ग्लूकोज NaHSO3 के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन सल्फाइड युगात्मक बनाता है। और डी दिया गया ग्लूकोज की विस्तृत संरचना में एक प्राथमिक तथा 4 द्वितीयक हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं। तो ग्लूकोज की एक विस्तृत संरचना में प्राथमिक तथा 4 द्वितीयक हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं, ये करेक्ट आंसर है। तो इसका जो इसमें असत्य पूछा गया है ना, तो असत्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि NaHSO3 से अब क्रिया नहीं करता है ग्लूकोज, इसीलिए यही असत्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आप इंग्लिश में क्वेश्चन देखेंगे तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ग्लूकोज रिएक्ट विथ NaHSO3 टू फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन कंपाउंड, यही इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, इन तीनों को आप देख लीजिएगा, कभी कभी पूछा जाता है कि इनमें से बताइए कि कौन सा सत्य है, तो आपसे यही क्वेश्चन दे देगा इसमें सत्य पूछने के लिए, और 3 ऑप्शन के रॉन्ग दे देगा ग्लूकोज फ्रॉम द एंजाइम फ्रॉम NH2OH, तो ये सही है। ठीक है, इसी प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, पूछा गया है कि ग्लूकोज में अंतर आणविक हेमी एसिटल के निर्माण के दौरान क्या होता है। ग्लूकोज के यानी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हेमिएक्टल इन द ग्लूकोज, ऑप्शन ए दिया गया है C1 असम्मित हो जाता है, C5 असम्मित हो जाता है, C6 असम्मित हो जाता है, या कोई असम्मित कार्बन उत्पन्न नहीं होता है। तो ग्लूकोज की अंतर आणविक हेमिएसिटल के निर्माण के दौरान C1 जो होता है वो असम्मित हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला बढ़ेंगे, 16 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हेमिएक्टल इन द ग्लूकोज, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा, C1 बिकम्स द एसिमेट्रिक, क्या हो जाएगा, C1 जो हो जाएगा वो एसिमेट्रिक हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, पूछा गया है, देखिए मार्केट में आप जब जाएंगे इस सीरीज़ को लेने के लिए तो आप ध्यान देंगे कि राजन श्योर सीरीज़ के नाम से ये सीरीज़ आती है, और इसको आप ले लीजिएगा ऑब्जेक्टिव फॉलो। ठीक है, और रिटर्न वाले आप भी ले लीजिएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव रिटर्न दोनों पैटर्न सभी सब्जेक्ट का उपलब्ध है। जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो जूलॉजी के लिए भी उपलब्ध है, बॉटनी का भी उपलब्ध है, और साथ ही साथ माइनर के सब्जेक्ट का भी सीरीज उपलब्ध है, तो आप लोग ले लीजिएगा। 17 नंबर प्रश्न है, फ्रक्टोज सुक्रोज में फ्रक्टोज इकाई उपस्थित होती है। सुक्रोज में फ्रक्टोज की इकाई किस रूप में उपलब्ध होती है। ऑप्शन ए दिया गया है फ्यूरोनोज रूप में, बी है पायरनोज रूप में, और सी है विस्तृत श्रृंखला के रूप में, डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। और इंग्लिश में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि सुक्रोज इज प्रेजेंट इन द यूनिट ऑफ फ्रक्टोज, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्यूरोनोज रूप में। फ्यूरोनोज रूप में सुक्रोज में जो फ्रक्टोज की इकाई उपस्थित होती है वो फ्यूरोनोज रूप में उपस्थित होती है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया है दोस्तों, वो आपसे पूछा गया है कि दो मोनोसैकेराइड्स इकाइयों के मध्य नीचे दिखाया गया लिंकेज कहलाता है। ठीक है, पहला दिया गया पेप्टाइड लिंकेज, ऑप्शन बी है प्रॉक्सी लिंकेज, और ऑप्शन सी दिया गया ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और ऑप्शन डी दिया गया ऑक्साइड लिंकेज। तो आपको बताना है कि ये दो मोनोसैकेराइड इकाइयों के मध्य, देखिए दो मोनोसैकेराइड हैं, आप पहला देख सकते हैं, ये दूसरा। ठीक है, दो मोनोसैकेराइड, इनके मध्य नीचे दिखाया गया जो ये लिंकेज हैं, ये जो लिंक दिए गए हैं ये जोड़ता है। जब आप देखेंगे, जब मैंने ग्लूकोज और फ्रक्टोज की पैरनोज स्ट्रक्चर बनाया था, ओपन स्ट्रक्चर बनाया था, तो मैंने बताया था कि इस प्रकार से मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, तो इसी प्रकार से जो है एडिशन होता है, जो ये होती है लिंक है जोड़ने की दोनों को। ठीक है, तो इसमें जो लिंक दिया गया उसको क्या कहते हैं, जो मोनोसैकेराइड की इकाइयों के मध्य दोनों को जोड़ता है उसके लिंक को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए पेप्टाइड लिंकेज या प्रॉक्सी लिंकेज, तो इसको कहा जाता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहा जाता है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज तथा लैक्टोज की अपेक्षा मिठास का क्रम, ये जो चारों दिए गए हैं ये इनमें जो ये टेस्ट में मीठे होते हैं। ठीक है, तो इनका क्रम आपको लगाना है कि सबसे ज़्यादा मीठा किसमें होगा। ऑप्शन में दिया गया है फ्रक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज और लैक्टोज, ये ऑप्शन डी दिया गया है। ठीक है, बी दिया गया लैक्टोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज और ग्लूकोज, तो आपको बताना है। तो सबसे जो ज़्यादा मिठास का जो क्रम है वो फ्रक्टोज होगा,
फिर सुक्रोज होगा, फिर ग्लूकोज और फिर लैक्टोज। तो इसका जो क्रम हो जाएगा वो सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो मीठा होता है वो फ्रक्टोज होता है, उसके बाद में सुक्रोज होता है जिसको टेबल शुगर के नाम से भी जानते हैं, और उसके बाद में ग्लूकोज और उसके बाद में लैक्टोज। चलिए तो अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। 23 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अल्फा डी ग्लूकोज तथा बीटा डी ग्लूकोज हैं। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए दिया गया समरूपण, ऑप्शन दिया ईपीमर, ऑप्शन सी एनोमर और डी दिया गया है इंसियोमर। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज इज कॉन्फिगरेशन ईपीमर, एनोमर एंड एंटीनोमर। ये क्वेश्चन डीडी यूनिवर्सिटी में पूछा गया था दोस्तों। 24 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एनोमर। जो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज हैं ये क्या हैं दोनों, ये एनोमर हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। सुक्रोज से प्रश्न पूछा गया है कि सुक्रोज क्या होता है। सुक्रोज इस यानी सुक्रोज क्या है, मोनोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है, ट्राइसैकेराइड है या पॉलीसैकेराइड है। चलिए सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए फटाफट से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो सुक्रोज क्या है दोस्तों, सुक्रोज डाइसैकेराइड है। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डाइसैकेराइड के अंतर्गत कौन कौन से एलिमेंट आते हैं जल्दी से आप फटाफट से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुक्रोज इज ए डाइसैकेराइड वाली। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ लंबे समय तक गर्म करने पर ग्लूकोज क्या देता है। यानी कि अगर ग्लूकोज को या हाइड्रोजन आयोडाइड को हम ज़्यादा देर तक गर्म करें तो ग्लूकोज हमें क्या देगा। ऑप्शन ए दिया गया है एन हेक्सेन, बी है ऑप्शन बी दिया गया 1 हेक्सीन और ऑप्शन सी दिया गया है कि हेक्सोनोइक अम्ल, ऑप्शन डी दिया गया 6 आयोडो हेक्सेनल। तो अगर हम बात करें कि ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है क्या होता है C6H12O6 होता है। और इसका जो रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, HI के साथ हीट करा रहे हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो हमें प्राप्त हो जाएगा एन हेक्सेन प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि लैक्टोज का जल अपघटन कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न संदिग्ध भी रहता है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, मैं इस कन्फ्यूज़न को यहीं पर दूर करूँगा। लैक्टोज का अगर जल अपघटन करा दें यानी हाइड्रोलिसिस करा दें तो हमें क्या प्राप्त होगा। व्हाट इज ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ग्लैक्टोज, ऑप्शन बी है ग्लूकोज, ऑप्शन सी दिया गया है सुक्रोज और ऑप्शन डी दिया गया है फ्रक्टोज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा ग्लूकोज और ऑप्शन बी हो जाएगा ग्लूकोज। अगर हम लैक्टोज का जल अपघटन करा दें तो हमें 2 अणु प्राप्त होंगे, ग्लाइक्टोज भी प्राप्त हो सकता है और ग्लूकोज भी प्राप्त हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और बी दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा फेलिंग अपक्रिया नहीं देती है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर डज नॉट अंडरगो फेलिंग रिएक्शन। इनमें से कौन सी शर्करा फेलिंग अपकर्मक अभिक्रिया नहीं देती है। ऑप्शन ए ग्लूकोज, बी है फ्रक्टोज, ऑप्शन सी दिया गया है सुक्रोज और ऑप्शन डी है लैक्टोज। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। सुक्रोज फेलिंग रिएक्शन के साथ और टालन रिएक्शन के साथ रेजेंट के साथ अपक्रिया नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सुक्रोज को आप ध्यान रखेंगे कि सुक्रोज जो है ये ना तो टालन रेजेंट के साथ अपकर्म करता है या फेलिंग सोल्यूशन भी नहीं देता है। 33 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि माल्टोज का जल अपघटन क्या होता है। ऑप्शन ए दिया गया है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है फ्रक्टोज, ऑप्शन सी दिया गया है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज और ऑप्शन डी दिया गया ग्लूकोज। तो जब माल्टोज का हम जल अपघटन कराएंगे यानी कि जब माल्टोज का हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें ग्लूकोज प्राप्त हो गया। जब हम माल्टोज का जल अपघटन कराएंगे तो हमें ग्लूकोज प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे कि ताजे बने ग्लूकोज के विलयन के ध्रुवण घूर्णन में परिवर्तन क्या कहलाता है। ऑप्शन दिया गया है एमीमरीकरण, ऑप्शन बी दिया गया है परवर्ती ध्रुवण घूर्णन और ऑप्शन सी दिया गया विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा परवर्ती ध्रुवण
घूर्णन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहले चैप्टर के हमने लगभग 35 क्वेश्चनों को डिस्कस किया है। 35 क्या, इसमें से आप मान के चलिए 17 से 18 प्रश्न दिए गए हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ऑब्जेक्टिव टाइप के, और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बनेंगे। ठीक है, कम से कम एक चैप्टर के मैं 100 क्वेश्चन आप करेगा दोस्तों, 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने वाला हूँ और जल्द ही आपको मॉडल साल पेपर देने वाला हूँ। ऑब्जेक्टिव का मॉडल साल पेपर जो होगा वो 100 क्वेश्चनों का होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। ठीक है, आप सबके लिए भी मैं आपके ये मॉडल पेपर तैयार कर रहा हूँ, जल्द ही आपको मिल जाएगा। संभवतः कल की क्लास में आपको ऑब्जेक्टिव की क्लास मिलेगी। तो जितने लोग भी ऑब्जेक्टिव के हैं स्टूडेंट, वो सभी लोग कमेंट करके अपनी रिक्वायरमेंट ज़रूर बता देंगे कि आपको किस क्लास, आपको ऑब्जेक्टिव की क्लास चाहिए या नहीं चाहिए। ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर जो आपका पेपर होने वाला है वो कब से स्टार्ट हो रहा है उसके बारे में भी आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, और जैसे ही आपकी यूनिवर्सिटी से कोई अपडेट आती है तो मैं आपको ज़रूर बताने का प्रयास करूँगा। उचित सफलता के लिए अगर आपके मार्केट में राजन सीरीज़ मिल रही है तो राजन सीरीज़ ज़रूर ले लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा।